Team, it was a amazing program in गुड Lucknow. इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप सभी लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और आज से अब एक नया दौर शुरू करते हैं ट्रीटमेंट का, जहां पर हम आपको कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में सिखाने वाले हैं और पीसीओएस जैसी जो समस्याएं हैं उनके बारे में बात करते वक्त हम लोग बहुत अलग तरीके से अभी आगे जाएंगे। एक रिव्यू ले लेते हैं पीसीओएस के बारे में और उस रिव्यू के पश्चात हम आपको सभी बातें बताएंगे कि किस तरह से ये सब चीजें हमारे लिए काम कर रही है। सबसे पहले तो पीसीओएस के बारे में हमने ये देखा है कि इसके बारे में जब तक आप केवल उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिलेट करते हैं तब तक के लिए आपको स्पेसिफिकली रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। गाइडलाइंस पर इस बात को हम लोगों को महसूस करना पड़ेगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं कम करना है, इंसुलिन की जरूरत कम करनी है। पीसीओएस की बात जब भी होती है तो एक बात जरूर जहन में रखना कि यहां पर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना जरूरी नहीं है, इंसुलिन की जरूरत कम करना जरूरी है। ये एक ब्रीद अगर आप ध्यान में रखते हैं। हेलो, ऑनलाइन प्रोग्राम आहे, तुला लिंक पाठवली नाही, सुरू झालं। सॉरी। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने की कोशिश करेंगे तो हम मेटफॉर्मिन चूज करेंगे। हम ऐसे मॉलिक्यूल्स चूज करेंगे जो इंसुलिन का सेल्स पर होने वाला काम है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम इंसुलिन बढ़ाएंगे। इन सब चीजों से काम नहीं होगा। मेटफॉर्मिन केवल काम नहीं कर पाता और पीसीओएस से लोग बाहर ही नहीं आ पाते। इसका मेन कारण अगर आप ढूंढते हैं तो आप फील करोगे कि यार सिम्टोमेटिक रिलीफ काम नहीं करने वाला। हम लोगों को एक्चुअल विचार करना है। ब्रेन, एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी के बाद मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म के बाद शरीर में होने वाले उसके दुष्परिणाम। और इन सब चीजों से जूझने के लिए सबसे जरूरी अगर कुछ है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने से अच्छा इंसुलिन की जरूरत को कम करना। गोल्डन लाइन्स पे लिख कर रखिए अपने नोटबुक्स में कि जब हम पीसीओएस पर काम करते हैं तो भाई इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं, इंसुलिन की जरूरत कम करनी है। और ये एक ही बात हम लोगों को प्रॉपर गाइडलाइंस देगी। और इसलिए आज थ्योरी से ज्यादा ये क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पीसीओएस में क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, इसकी पूरी गाइडलाइंस आज का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आपको छोटी छोटी चीजों से आज ट्रीटमेंट गाइडलाइंस पर काम करते हैं और आपको वो मॉलिक्यूल्स बताऊंगा जो यहां पर काम करते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को सीखते हुए उसकी फार्माकोलॉजी जो कहीं पर भी स्क्रिप्टेड नहीं है, ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और ये समझने के बाद आपको ट्रीटमेंट में कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि आप पीसीओएस में क्या कर सकते हैं। तो चलिए, तीन चीजों पर ध्यान दिया जाता है जब आप पीसीओएस की ट्रीटमेंट करते हैं। पीसीओएस, उसके साथ में होने वाला वेट गेन, उसके साथ आने वाले एक्ने, पिंपल्स, हर्सूट्स, उसके साथ होने वाला हेयर फॉल। इन सब चीजों को अगर देखते हैं, फर्स्ट रैपिडली कुछ पॉइंट्स लिखते जाइए। सबसे पहले तो बात देखिए, फैट डिपोजिशन ऑन द इनर थाइज इंक्रीजेस। सोनोग्राफी, डिटेक्शन, सिस्ट कितने हैं, क्या साइज है, अरे बहुत सेकेंडरी है। पहले तो ये देखिए कि इनर थाइज में कितना फैट जमा है। अगर पीसीओएस है तो फैट डिस्ट्रीब्यूशन बदलने वाला है निश्चित।
लोअर एब्डोमेन एंड इनर थाइज आर द प्लेसेस जहां इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद जब पीसीओएस होने लगता है, फैट डिपोजिशन है। आपको कोई व्यक्ति कितनी मोटी है इससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको केवल एक बात देखनी है कि इनर थाइस पर और लोअर एब्डोमिनल पर कितना वेट जमा है। सबसे पहले तो आप नाप ले लेंगे इन लोगों का, लोअर एब्डोमेन का और थाइस का, और जैसे जैसे हम काम करेंगे ये प्रपोर्शन जब बदलते जाएगा तब आपके रिजल्ट आएंगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इनका आहार, डाइट। पीसीओएस में डाइट दिए बगैर काम ही नहीं हो सकता। आज आपको पूरा डाइट का प्रिस्क्रिप्शन आएगा। जैसे हमने आपको बताया, राइस भात बटाटा साबूदाना, राइस आलू साबूदाना, शक्कर पोहा मुरमुरा, गुड़ शहद, बेकरी के पदार्थ और मैदा, ये रिफाइंड फ्लोर्स। और यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिन चीजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है वो सब बंद कर देना है। All the ingredients which have glycemic index above 55 are to be avoided. ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका हाई है, उन पदार्थों को देखोगे तो आप ये लिस्ट कर सकोगे जो मैंने बताया, भात बटाटा साबूदाना, शक्कर पोहा मुरमुरा, गुड़ शहद, बेकरी के आइटम्स, और लैक्टोज सबसे भयानक है। अगर पीसीओएस में सबसे बड़ा कल्प्रीट है तो लैक्टोज है, दूध के अंदर की शुगर है, और दूध के पदार्थ जब तक आप खाते हैं तब तक आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वेरी कंफर्म थिंग। अब सवाल यह है कि इन चीजों को नहीं खाना है तो क्या खाएंगे? प्रोटीन्स, वे प्रोटीन्स, चिकन फिश अंडा, इन सब चीजों के ऊपर अगर आपको ध्यान देना है तो ध्यान दीजिए, यू हैव टू फोकस ऑन फूड which has low glycemic index। जैसे हमारी बात हुई, जिन पदार्थों में मेथियोनिन का प्रमाण ज्यादा है वो मेथियोनिन के पदार्थ ज्यादा होने वाली चीजें अगर आप ज्यादा खाएंगे तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो भी आपका वेट बढ़ेगा, तो भी आपका पीसीओएस का प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। तो केवल नॉनवेज ये पर्याय नहीं है, फिर क्या पर्याय है? सबसे पहले लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स पदार्थ। और जब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स पदार्थों की बात होती है तो आपको बता दूं, सबसे बेहतरीन चीज जो कि इस भारत को देन मिली है गल्फ कंट्रीज की, वो है काबुली चना। काबुली चने के बारे में एक बात जानी कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम है, 16 यानी 1/4 है आपके जरूरत के। और इसलिए हम आपको चना नहीं कह रहे हैं, हम काबुली चना कह रहे हैं। काला चना, घोड़ा चना, हमारा देसी चना, ये अगर आप खाने में बढ़ाओगे तो याद रखना पेट दर्द का प्रॉब्लम शुरू होगा, कस्टमर कराएगा पेट दर्द के कारण और वो डाइट छोड़ देगा। इसमें देसी चना काम नहीं करेगा। इस बात को ठीक से समझ लीजिए कि आपको यहां पर केवल और केवल काबुली चना सिलेक्ट करना है। और डाइट में कई सारे पदार्थ आप रिकमेंड करिए कि अरे बेसन भी खाना है तो काबुली चने का बेसन खाया जाए। चने की दाल पीस कर नहीं लानी है, काबुली चना पीस कर लाना है। जिन लोगों को वजन भी कम करना है और पीसीओएस से भी बाहर निकलना है, उनके लिए सर्वोत्तम आहार है काबुली चना। काबुली चने भिगोए हुए, पकाए हुए, बॉइल्ड, सलाद में मिक्स कर दें, इसी का बेसन बने, इसी का चीला बने, और इससे कई सारे आइटम्स बनाए जा सकते हैं। काला घोड़ा चना जब आप खाओगे तब आप महसूस करोगे कि बहुत ज्यादा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, जो कि काबुली चने के कारण नहीं होते। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना, काबुली चना अगर आपको खाना है तो उसके साथ हरदम थोड़ा सा नींबू जरूर इस्तेमाल करना। ये सजेशन पेशेंट्स को देना इसलिए जरूरी है कि काबुली चने से होने वाली जो समस्या है उसमें बेसिकली ब्लोटिंग, गैसेस
और जब इसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर आप इसके पदार्थ तैयार करते हैं तो काबुली चना बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। काबुली चने के अलावा और किन चीजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है? तो दूसरा है सत्तू, बार्ली, जिससे बियर बनती है। हम लोग गेहूं खाते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा है। ग्लूटीन का इफेक्ट भी दुष्परिणाम की तरह हो जाता है। लेकिन अगर आप सत्तू यानी कि बार्ली को सिलेक्ट करते हैं खाने के लिए तो इट इज वेरी गुड सपोर्ट। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स केवल किसी पदार्थ को खाने से नहीं बढ़ता, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसके हाइड्रेशन से बढ़ता है। फिर हम बताते हैं, राहुल पाटे जो बताता है वो और कोई नहीं बताता। इस बात को ध्यान से सुनना कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जब बात होती है तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स केवल पदार्थों से नहीं बढ़ता, तो आप जितना उसका हाइड्रेशन करेंगे उतना वो बढ़ते जाता है। राइस वर्स्ट, लेकिन राइस को भून लीजिए फिर पकाइए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स रिड्यूसेस। उसको पानी डालकर पकाओगे तो राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना मिलेगा उसके 2 गुना आपको राइस फ्लोर को पानी में पकाने के बाद मिलेगा, क्योंकि हाइड्रेशन जितना बढ़ा उतना ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा, उतना इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए उसने काम किया। और इसीलिए जब आप किसी भी फ्लोर को, रिफाइंड फ्लोर को यूज करते हैं तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज छोटा है और उसका हाइड्रेशन आसानी से होता है और फिर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। इस बारे में और डिटेल्स तो अभी नहीं हो सकते, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखना कि भुनी हुई चीजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, उबाली हुई चीजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। आप सिंपल चिकन ले लीजिए, बॉईल करके मैरिनेट करके पकाया हुआ चिकन और भुना हुआ चिकन, इन 2 चीजों को अगर आप कंपेयर करोगे तो भुना हुआ चिकन जो है यह आपके लिए अधिक उत्तम होगा एज कंपेयर टू उबाला हुआ चिकन। ये कुछ चीजें आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंट्रोल करने के लिए मदद करेगी और ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बार्ली खाई जाए, उसके साथ आप काबुली चने का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और उसके बाद मिलेट्स अगर सिलेक्ट करने हैं तो ध्यान में रखना कि रागी यानी कि नाचनी, जो ब्राउनिश ब्लैक कलर के मिलेट्स होते हैं, ये सबसे खतरनाक है, राइस से भी बेकार। मिलेट्स अच्छे हैं, मिलेट्स अच्छे हैं करके चिल्लाने वालों को यह जरूर बता दें कि रागी यानी नाचनी जिसको कहा जाता है, इसको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों को मल आहार है, माल माल डाइट है, माल न्यूट्रिशन है, ऐसे बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए रागी सर्वोत्तम मानी जाती है। छोटे बच्चों का वजन जब आपको बढ़ाना हो तो रागी पानी में पकाकर उसमें अगर आप गुड़ और घी डालकर दोगे तो बच्चों के लिए ये बहुत बेहतरीन है। लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात होती है तो ये मिलेट्स भी, बाजरी और ज्वार कुछ प्रमाण तक चलेगी, लेकिन नाचनी, रागी जिसको कहा जाता है, ये बिल्कुल भी खाने में नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर सबसे बड़ी बात आती है फाइबर्स की। और जब ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात होती है, जब कोई पदार्थ खाने के बाद आपकी शुगर रैपिडली बढ़ती है यानी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। कंपैरिजन होती है ग्लूकोज से कि डायरेक्ट ग्लूकोज खाओ तो 100 ग्राम ग्लूकोज खाने के बाद जितनी ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर बढ़ती है उस पर कंपेयर किया जाता है बाकी पदार्थों को और उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स तय होते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स केवल पदार्थों पर नहीं चलते, तो इसका एक बहुत बड़ा परिणाम होता है कि आपके डाइट में कितने फाइबर्स हैं। ये एक
बहुत अलग चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके डाइट में कितने फाइबर्स है इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक अबाउट ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। नॉर्मली आपके रोज के खाने में फाइबर्स रेशे 30 ग्राम्स होने चाहिए, लेकिन हम वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन किसी भी तरह का इंडियन डाइट अगर देखते हैं तो जनरली ये पाया जाता है कि हमारे डाइट में 15 ग्राम से ज्यादा फाइबर्स हम लोगों को नहीं मिलते। और जब आपको वजन नियंत्रित करना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस घटाना है और साथ में ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ने नहीं देना है, शुगर स्पाइक्स नहीं आने देने आपके खाने के बाद, तो ध्यान रखिए आपको आपके आहार में तकरीबन 50 ग्राम फाइबर्स अगर एक दिन में आप खा पाए तो आप बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। इन रिजल्ट्स की बात जब हो तो ध्यान रखना कि जब तक आप फाइबर्स पर फोकसिंग नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट्स आ ही नहीं सकते। और यहां पर राहुल फाटे जो बताता है वो कोई नहीं बताता। ये बताते वक्त हम आपको और एक बात बता दें कि हमारा एक फॉर्मुलेशन है जिसको हम कहते हैं फाइबर प्राश। आयुर्वेद और यूनानी सिस्टम में आज तक फाइबर्स को अगर केवल और केवल पेट साफ करने के लिए इस्तेमाल किया है तो इन फाइबर्स इसबगोल आपने यूज कर डाला, आपने कई सारे फाइबर्स यूज कर डाले और फाइबर्स लेने के बाद कॉन्स्टिपेशन कम होता है, ये आपके सिस्टम जरूर बताती है। हम आपको बताएंगे कि इसके अलावा कुछ ऐसे भी फाइबर्स है जिसको सोल्यूबल फाइबर्स कहते हैं, पार्शियली सोल्यूबल फाइबर्स कहते हैं, हाइड्रेटिंग फाइबर्स कहते हैं, एडसॉर्बिंग फाइबर्स कहते हैं, ऐसे भी फाइबर्स होते हैं। हमने क्या क्या बात करी फिर से ध्यान से सुनिए, लिख जरूर लीजिएगा। फाइबर्स के टाइप में सोल्यूबल फाइबर्स इन्यूलिन जैसे जो घुल जाते हैं पानी के अंदर, पता ही नहीं चलेगा कि फाइबर है लेकिन है भाई। दूसरे पार्शियली सोल्यूबल फाइबर्स जो कुछ प्रमाण में घुलते हैं कुछ नहीं घुलते। तीसरे इनसोल्यूबल फाइबर्स जो घुलते ही नहीं है वैसे ही निकल जाते हैं बाहर, इसबगोल जैसे। चौथे एडसॉर्बिंग फाइबर्स, जब आप कुछ खाते हैं तो आपकी शुगर को पकड़ के रखने वाले फाइबर्स है। अरे यार ये कंसेप्ट तो इस दवाई की दुनिया ने कभी विचार ही नहीं किया कि शुगर को पकड़ के रखने वाले अगर फाइबर्स खाए जाए तो ये आपकी शुगर को रैपिडली एब्जॉर्ब होने ही नहीं देंगे। और जब रैपिडली शुगर एब्जॉर्ब नहीं होगी तब जबरदस्त इंपैक्ट आपके डायबिटिक पेशेंट्स पर। अरे जब हम आज के डाइट की बात कर रहे हैं तो ये 3 जगह पर जबरदस्त रिजल्ट देने वाला है। एक तो पीसीओएस में, दूसरा वेट कम करने के लिए और तीसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए। डायबिटिस, पीसीओएस एंड वेट रिडक्शन, तीनों जगह पर ये सिस्टम काम करेगा क्योंकि आपके एब्सॉर्प्शन को डीले करने वाले फाइबर्स अगर आप खाना शुरू कर देते हैं तो यार सॉलिड इंपैक्ट, यू कैन नॉट कंपेयर इट विथ एनीथिंग। और ये आपके किसी भी दवा से भारी काम करेगा जब वजन ज्यादा है, जब पीसीओएस है या आप डायबिटीज के पेशेंट हैं। और इसीलिए हम आपको ये प्रोडक्ट के बारे में जरूर बताना चाहेंगे जिसको हम कहते हैं फाइबर प्राश। ये फाइबर प्राश क्या है? तो फाइबर प्राश एक ऐसा फाइबर का मिक्सचर है जो खाना खाने के 15 मिनट पहले पानी के साथ लिया जाता है। अगेन फाइबर प्राश इज द इन्वेंशन ऑफ राहुल फाटे, जहां पर ये जबरदस्त रिजल्ट के कारण फाइबर प्राश वजन तो कम कराता है, आपका डायबिटीज भी कम कराता है, पीसीओएस भी कम कराता है। यहां पर बात सुनिए, मॉन्जेरो आ गया क्या किया भाई? आज की क्लास में जो लोग सुनेंगे उनके लिए तो ये साइंटिफिक मेजबानी है और आपके नॉलेज के लिए एक जबरदस्त इंपैक्ट। मॉन्जेरो क्या है? वजन कम करने का एक सर्वोत्तम तरीका। और
मॉन्जेरो करता क्या है भाई? तो ये इंजेक्शन ले लिया, जीएलपी इनहिबिटर है। जीएलपी इनहिबिटर है तो क्या करेगा? आपकी भूख कम कर देगा, आपके ब्रेन को संवेदनाएं देगा कि आपको भूख ही नहीं है। अरे साथ में आपकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम कर देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, लेकर देखना। एक बार मॉन्जेरो का इंजेक्शन लेने के बाद 2 दिन तो घर में पड़ा रहना रहता है आदमी, उसकी इच्छा ही नहीं होती काम करने की, जी मचलाते रहता है, ब्रेन, थॉट प्रोसेस सब बदल जाते हैं, आपका सर चकराने लगता है, ऐसा लगता है यार उठो ही नहीं, सोकर रहो। 2-2 दिन खराब कर देता है। और फिर इतना करने के बावजूद जब आप मॉन्जेरो छोड़ देते हो तो फिर से वजन उतना ही बढ़ने लगता है। ये मॉन्जेरो का सब्स्टिट्यूट कोई बिना साइड इफेक्ट्स का यूनानी और आयुर्वेदिक सिस्टम अगर दे सकती है तो वो है फाइबर प्राश। जैसा च्यवनप्राश है वैसे राहुल फाटे का फाइबर प्राश है। अरे ऐसे यूनिक फाइबर्स मैंने उसमें मिला दिए हैं कि उसमें सोल्यूबल फाइबर्स है, पार्शियल सोल्यूबल फाइबर्स है, इनसोल्यूबल फाइबर्स है, एडसॉर्बिंग फाइबर्स है जो कि आपके ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन कम करते हैं। और उससे भी बढ़िया एक पांचवी बात इस इन फाइबर्स की समझ लीजिए कि ये फाइबर का मिश्रण जो हम फाइबर प्राश के नाम से जानते हैं, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्री एंड प्रोबायोटिक। क्या गजब का एक्शन है। सोचिए, ये फाइबर आपके पेट के अंदर गया, स्वेल हो गया, और 4 प्रकार के फाइबर्स है ना, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, पार्शियली सोल्यूबल और एडसॉर्बिंग फाइबर्स। अब ये एडसॉर्बिंग फाइबर्स ने क्या किया, तो आपका ग्लूकोज पकड़ के रख दिया। और ये ग्लूकोज पकड़ा हुआ फाइबर जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से नीचे गया लार्ज इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन जर्नी में ये ग्लूकोज पकड़े हुए फाइबर्स पर आपके हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होने लगे, जिसके कारण इसको प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक भी कहा गया। अरे जो लोग मॉन्जेरो देकर प्रैक्टिस करें वो तो सुन ले कि मॉन्जेरो के साथ में अगर आपको मॉन्जेरो टॉलरेट कराना है तो फाइबर प्राश के सिवा आपके पास दूसरा पर्याय ही नहीं। ये 5 चीजें एक फाइबर जब आपको देता है तब कहीं जाकर आपकी सोच बदल जाती है। अरे शुगर रैपिडली एब्जॉर्ब ही नहीं हुई तो डायबिटीज कंट्रोल हुआ, शुगर रैपिडली एब्जॉर्ब नहीं हुई तो इंसुलिन स्पाइक्स कंट्रोल हुए, शुगर रैपिडली एब्जॉर्ब नहीं हुई तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हुआ, शुगर रैपिडली नहीं बढ़ी फाइबर्स की वजह से तो जो हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लोरा के वो फ्लरिश होने लगे। केवल दही खाकर और छाछ खाकर केवल लैक्टोबैसिलाई मिलते हैं, सब प्रकार के बैसिलाई जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए जरूरी है नहीं मिलते। अरे मॉन्जेरो जैसे इंजेक्शंस या इस तरह की गोलियां खाने के बाद जो सीवियर गैसेस और ब्लोटिंग होता है उसको भी कंट्रोल करना है तो फाइबर प्राश की तरह और कोई सपोर्ट ही नहीं हो सकता। 5 चीजें लिखिए आपने फाइबर प्राश की। एक, सोल्यूबल फाइबर्स जो अंदर का आपका फ्लूइड विस्कोसिटी बनाएगा, एब्सॉर्प्शन स्लो करेगा। दूसरा, पार्शियली सोल्यूबल फाइबर्स जो स्वेल होंगे, गैस्ट्रिक फीलिंग का सेंसेशन देंगे, जीएलपी रिलीज होगा ये फील देते हुए कि आपका पेट भरा है। जीएलपी इनहिबिट हो जाएगा। जो मॉन्जेरो काम कर रहा है वो ये फाइबर्स काम करेंगे। अरे दिन में 3 बार तो खिला देना, अगर इसको पिला दिया, एक स्कूप फाइबर प्राश लिया, पानी में घोल दिया और पिला दिया तो क्या जबरदस्त रिजल्ट्स आने वाले हैं। इतने 5 गुण से परिपूर्ण ये फाइबर्स जब आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को भर देंगे, आप महसूस करोगे 15 दिनों के अंदर ट्रिमेंडस चेंज इन योर
overall health and dietary conditions. सवेरे के खाने के पहले 1 स्कूप 1 गिलास पानी में मिला दो और ये बहुत टेस्टी सा फाइबर प्लस का पानी पी जाओ। उसके बाद 5 बजे के आसपास जब आपको भूख लगती है तब फिर से एक बार 1 स्कूप फाइबर प्लस पानी में मिलाकर पी जाओ और रात के खाने से 15 मिनट पहले फिर से 1 स्कूप फाइबर प्लस 1 गिलास पानी में मिलाकर पी जाओ। दिन में 3 बार अगर फाइबर प्लस आपके पेट में जाता है तो ये अकेली चीज आपकी नसीहत बदल देगी, हेल्थ कंडीशंस बदल देगी। तो सोचो ना यार, फीलिंग सेंसेशन आया, जीएलपी इनहिबिट हुआ, भूख कम लगने लगी, जो खाने की इच्छा हो रही है कंटिन्यूअसली वो दब गई। अरे आपकी जब फाइबर प्लस की बात करते हैं तो जीएलपी इनहिबिशन के लिए इतनी घातक और दुष्परिणामों से भरी हुई दवाओं को खाने से अच्छा है ये सिलेक्टेड फाइबर्स का मिश्रण जब आप खाएंगे तब, अरे बताने की क्या बात है यार, जो प्रैक्टिस में इसको एक बार अनुभव करेगा वो जानेगा कि मोशन तो साफ हो गई, फाइबर सी है, लेकिन इसके साथ में प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक एक्शन, डिलेड इंसुलिन release because of delayed absorption of glucose, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, वजन कम होगा, भूख कम होगी। इन सब चीजों को अगर आपको क्लब करना है तो हम तो सोचते हैं कि आप जैसे डॉक्टर्स ने हर मरीज के लिए क्या मंगाना चाहिए, तो फाइबर प्लस। घर के बूढ़े हैं जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो फाइबर प्लस। डायबिटीज है और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस कम कराना है तो आपको फाइबर प्लस के अलावा पर्याय ही नहीं है। अगर आपका ब्लोटिंग होता है, खाने के बाद तकलीफ होती है, तो भी आपको फाइबर प्लस लेना चाहिए। और अगर आप सोचते हैं कि आप ये सोचते हैं कि आपका वजन भी कम हो, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क भी कम हो, आपका डायबिटीज कम हो और आपके ओवरऑल हेल्थ में अगर आप परिणाम चाहते हैं, अरे किसको नहीं चलेगा यार फाइबर प्लस। वजन ज्यादा है उनको फाइबर प्लस कंपलसरी, पीसीओएस है फाइबर प्लस के बगैर चल ही नहीं सकता, डायबिटीज है तो जिंदगी भर फाइबर प्लस लेना चाहिए। और एक बार 1 महीने के लिए आप उसको खाएंगे तो आपको पता चलेगा। एक कमेंट आ गई कि प्योरली एडवर्टाइजमेंट लेक्चर, तो भाई मत लेना फाइबर प्लस, खाना मत गलती से भी। लेकिन जब राहुल फाटेक कोई चीज बताता है और कोई नहीं बताता, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखना कि फाइबर प्लस के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप सोचते हैं कि एडवर्टाइज लेक्चर है तो आप समझ कि कमेंट्स बंद कर दीजिए सर। अलादीन सर के पास फाइबर प्लस भेजा ही नहीं है सर, कमेंट को ब्लॉक कर दीजिए सर। हाँ, फाइबर प्लस भेजा ही नहीं है। तो जो सोच है, राहुल फाटेक प्रोडक्ट बेचने के लिए काम नहीं करता है, इस बात को समझ लीजिए। आप सर उनके कमेंट पे अवॉइड कर दें। आप जो थ्योरी बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को उन लोगों को समझना चाहिए। तो जब हम ये डिस्ट्रैक्ट करने का एक वो है सर, आप डिस्ट्रैक्ट में तो ये सर, ये कुछ लोग ऐसे ही होते सर। सर ग्रेट लेक्चर सर, डोंट डिस्ट्रैक्ट सर। ठीक है, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू सर। कंटिन्यू कीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत तो होइए सर। ये हो गया आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करने के लिए एक बहुत बड़ी बात। अब हम आपको ले चलते हैं कि इन सब से अगर निकलना है तो पीसीओएस के साथ में 2 चीजों के बारे में हम आपको बताते हैं। एक जिसको हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड एज रिलेटेड डिसेबिलिटी इन मेन। ये दोनों ही जगह पर जहां पर हम
पीसीओएस की बात करते हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करते हैं। अब देखिए, एंड्रोजन का जब बैलेंस ढल जाता है तो ये कई सारी समस्याएं हैं। लेडीज में पीसीओएस होगा, पेरीमेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स दिखेंगे। और जब आप जेंट्स की बात करोगे तो यही एंड्रोजेनिक इम्बैलेंस के कारण उनके प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट भी होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट में भी प्रॉब्लम होंगे और इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होगा। अब देखिए, पीसीओएस, पेरी पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड इसके साथ और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पीसीओएस, पेरी पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स, प्रोस्टेट डिसफंक्शन एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और इसके साथ यूरिनरी ट्रैक्ट का टोन बदल जाना इज द मेजर प्रॉब्लम which is associated with the gynec practice as well as in men. क्या होता है, एजिंग के साथ आप देखोगे कि कई सारी लेडीज आपको यह बताती है कि यार यूरिन पर कंट्रोल नहीं है, बूंद बूंद यूरिन होते जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली देखे जाते हैं, और उसके साथ में प्रोस्टेट प्रॉब्लम और इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब ये यूरिनरी ट्रैक्ट का टोन जब बदलने लगता है और पीसीओएस, पेरीमेनोपॉजल, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट डीटोनिंग, ये पांचों चीजों पर अगर कोई मॉलिक्यूल बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है तो उसको कहते हैं एल आर्जिनिन। लेवोरोटेटरी मॉलिक्यूल है आर्जिनिन। अब आज आर्जिनिन सीखते हैं और आर्जिनिन के साथ काम करते हैं, इसका डोसेज भी समझेंगे और इसका ट्रीटमेंट में कितना जबरदस्त इंपैक्ट आता है इस बात पर भी हम पूरा ध्यान देंगे, तब कहीं आपको पता चलेगा कि यार ये मॉलिक्यूल किस तरह से काम करता है। तो चलिए इस एल आर्जिनिन के बारे में आपको बता दूं कि ये एक गजब का मॉलिक्यूल है। ये अमाइनो एसिड है और जैसे हमने आपको पहले ही बताया है कि ये एल आर्जिनिन अमाइनो एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO जनरेशन का काम करता है। अब ध्यान से सुनना, परसों के क्लास में इस विषय में जरूर बात की है। जिन लोगों को परसों का क्लास अटेंड करना संभव नहीं हुआ था उनके लिए भी ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन होगी। अब अगर हम इन मॉलिक्यूल्स का विचार करते हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक है सिडेनाफिल, SILDENAFIL, सिल्डेनाफिल। दूसरा है मिनॉक्सिडिल, तीसरा है एल-आर्जिनिन। तीनों ही मॉलिक्यूल एक ही जाति के हैं, एक ही धर्म के हैं। इनका केवल एक काम है, एक धर्म है, NO जनरेशन, नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेशन। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन कम करने का काम करता है, उनको डायलेट करने का काम करता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपरली हो सके इन ब्लड वेसल्स के जरिए। सिल्डेनाफिल जो है, वाइग्रा जिसको आप कहते हैं, ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है भाई। डायलेट कर दिया तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए तो आपने इसको सिलेक्ट किया, पेनिस में ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ा, इसलिए इरेक्शन जरूर मिला, लेकिन उसी वक्त जो इंट्रा और एक्स्ट्रा क्रेनियल ब्लड वेसल्स है
इनका ब्लड फ्लो चेंज होने की वजह से सर में भारीपन आने लगा। आप अगर देखते ध्यान से सुनिए, माइग्रेन में क्या होता है भाई? इंट्राक्रेनियल एंड एक्स्ट्राक्रेनियल ब्लड प्रेशर चेंजेस। उसी तरह से सिल्डेनाफिल लेने के बाद ये एक भारीपन आ जाता है, और जिन पुरुषों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है उनके पास पर्याय नहीं है भाई, तो सिल्डेनाफिल खाई। आज कचरे जैसे लोग सिल्डेनाफिल खा रहे हैं। अब इसको खाने के बाद जो इम्पैक्ट सर में आ रहा है, भारीपन आ रहा है, हैंगओवर तरह, उसी तरह हार्ट का पंपिंग और हार्ट का प्रेशर भी बढ़ा हुआ ये महसूस करते हैं। उसी वक्त इरेक्शन जरूर आ गया, लेकिन बाकी सब अनईजी हो गया यार। ऐसी अवस्था में अगर आप सोचते हो कि सिल्डेनाफिल सेफ है, तो कई बार तो ये देखा गया, पता नहीं चलता है हार्ट अटैक का कारण, लेकिन कई सारे 50+ जेंट्स में सिल्डेनाफिल खाने के कारण हार्ट अटैक आ जाता है। नॉट सेफ, not very well recommended, and that is why it has to be sold under the prescription of a registered medical practitioner, because this molecule carries severe side effects. लेकिन ध्यान में रखना, ये सिल्डेनाफिल पीसीओएस में भी काम करेगा, but not recommended because of the severe side effects. दूसरा मॉलिक्यूल सिल्डेनाफिल के तरह इज मिनॉक्सिडिल। अब ये मिनॉक्सिडिल भी खाओगे ना तो बीपी कम हो जाएगा, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगे, लेकिन वो सर का भारीपन, वो कार्डियोवैस्कुलर प्रेशर मिनॉक्सिडिल में भी बना है। क्या मिनॉक्सिडिल खाने से इरेक्शन आएगा? जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा? बिकॉज अगेन इट जनरेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड। स्कैल्प पे लगा दिया तो ब्लड फ्लो बढ़ा, हाँ, लेकिन पेनिस पे नहीं लगा सकते, सीवियर रैशेस आ जाएंगे, सीवियर प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो भाई इन सब साइड इफेक्ट्स और प्रॉब्लम से अगर बचना है, पीसीओएस, पेरीमेनोपॉज, प्रोस्टेट, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट का टोनिंग, तो इन सब चीजों पर काम करने वाला एकमात्र बहुत ही बेहतरीन मॉलिक्यूल अगर कुछ है तो वो है एल-आर्जिनिन। और राहुल फाटे इस एल-आर्जिनिन को केवल एल-आर्जिनिन नहीं, क्वेरसिटिन के साथ में यूज करता है। क्यों? आते हैं बाद में, पहले एल-आर्जिनिन को तो समझिए। इस फॉर्मुलेशन को मैं नाम ही देता हूं एल-आर्जिनिन प्लस। अब देखिए, आपको अगर ये प्रमोशन लगता है तो बात अलग है, लेकिन आप कम से कम इस चीज को समझ सकते हैं कि जब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं तो ये पूरा मॉलिक्यूलर डेप्थ समझने के बाद मैं फॉर्मुलेशन तैयार करता हूं। ऐसा नहीं है कि फॉर्मुलेशन तैयार किया, क्या मार्केट में कुछ तो लाया और उसको लाकर हमने डायरेक्टली कर दिया। हमारा विचार ही अलग होता है, और ये विचार लेकर उन विचारों के लिए फॉर्मुलेशंस तैयार होते हैं। अब ये एल-आर्जिनिन, लेकिन ध्यान से सुनो, 500 मिलीग्राम एल-आर्जिनिन दे दिया, भाई काम नहीं करेगा ना यार। अगर आप चाहते हैं कि एक मर्द है वो मर्द बना रहे, उसका शरीर जवान बना रहे, उसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कम हो जाए, सिल्डेनाफिल नहीं यूज कर रहा है, मिनॉक्सिडिल नहीं यूज कर रहा है, तो एल-आर्जिनिन कितना लगेगा इसको ध्यान से सुनो। तकरीबन 1.5 ग्राम से 2 ग्राम दिन में लगेगा। साइड इफेक्ट जीरो। और 20-20 ग्राम खा लो तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 ग्राम खाना नहीं है। जब ये यूरिनरी ट्रैक्ट के टोनिंग की बात हो रही है, जब आपके डाइटरी
सप्लीमेंट्स द्वारा आप इसको कंट्रोल करना चाहते, यूरिनरी ट्रैक्ट का टोनिंग, प्रोस्टेट का रेगुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पीसीओएस एंड डिसफंक्शनिंग ड्यूरिंग पेरी एंड पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स, इन सब में जरूरत है आर्जिनिन की। कितना लगेगा? तो इन सीवियर केसेस 2 ग्राम दे दीजिए दिन में, और डिवाइडेड डोजेस में, सुबह दोपहर शाम। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी चीजों में हम आपको बताना चाहेंगे कि इसे 1.5 ग्राम देना चाहिए रोज, 500 milligram capsule in the morning, 500 milligram capsule in the afternoon by 2-3 p.m. and 500 milligram capsule at night. L-arginine का डोज 3 का लगेगा। अरे 3 का डोज देने के बाद लेकिन कितना? साला जिंदगी भर खाओ उसको, क्या दिक्कत है? L-arginine can be consumed by men, women, PCOS patients for lifelong. रेजिस्टेंस नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये अमाइनो एसिड है और इस अमाइनो एसिड को शरीर रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकता। रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए मॉलिक्यूल साइज बड़ा होना लगता है, और आर्जिनिन का मॉलिक्यूल साइज इतना छोटा है कि हमारे शरीर में उसको रेजिस्टेंस नहीं आ सकता। बात ध्यान से सुनो, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको भी इतना छोटा, एक नाइट्रोजन से एक ऑक्सीजन जुड़ा है, मॉलिक्यूल साइज इतना छोटा है कि रेजिस्टेंस नहीं आ सकता, लेकिन NO2 काम करने लगता है। और ये कहां कहां काम करता है, इस बात को अगर आप ठीक से समझोगे तब मजा आएगा आर्जिनिन को लेकर प्रैक्टिस करने में। ये आपको बेसिकली 5 जगह पर काम करेगा। एक आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दूसरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तीसरा एक्सरसाइज परफॉर्मेंस, चौथा मसल बिल्टअप, और पांचवा इम्यून सिस्टम का स्ट्रेंथनिंग एंड वुंड हीलिंग। Arginine, where is it effective? Note down the 5 important systems. First, it is very effective in cardiovascular system. Secondly, it has immense good results in erectile dysfunction. Third, it improves your exercise performance. Fourth, it improves your muscle mass. And it is the best support for your immune system. आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आपको इन्फेक्शंस कम होंगे, and it is one of the great molecules for wound healing. यार ये सब बात तो सही है, लेकिन थोड़ा सा आर्जिनिन के डोसेजेस के बारे में, ये बहुत ज्यादा लगता है। बिल्कुल थोड़ा सा एक कैप्सूल खा ली और काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो आर्जिनिन जब कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स में देना होता है तो इट हैज टू बी गिवन अबाउट 6 grams a day। ये नोट जरूर करना, क्योंकि इस बारे में दवाएं और न्यूट्रास्यूटिकल बेचने वाली कंपनियां नहीं बताएगी। जब कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स है तो आर्जिनिन का डोज इज अबाउट 6 grams पर डे। कैप्सूल वैप्सूल के फॉर्म में नहीं चलेगा, डायरेक्ट आर्जिनिन के सैशे लेने पड़ते हैं। लेकिन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम छोड़ दीजिए ना, हमारी जनरल प्रैक्टिस में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बाकी जगह पर what is actually suggested is dose of 2 grams L-arginine per day, और उसको मिनिमम आप प्रैक्टिस में काम करते वक्त उसकी एफिशिएंसी बढ़ाओगे। अब बात को समझो, 6 ग्राम अगर L-arginine देना है तो भाई 12 कैप्सूल हुई दिन की, डिवाइड कर दिए 3 डोजेस में या 4 डोज में, तो 3-3, 4-4 कैप्सूल से एक बार खानी पड़ेगी। कितना खाएगा रे आदमी? नॉट टॉलरेबल,
बियॉन्ड थॉट प्रोसेस। 4-4 5-5 कैप्सूल एक बार खाने को नहीं खाएगा। सैशे के फॉर्म में भी दो तो L-आर्जिनिन उतना नहीं खाया जाए। इसलिए हम कहते हैं कि L-आर्जिनिन का इतना ज्यादा डोज देने के बजाय मेरे भाइयों L-आर्जिनिन की एफिशिएंसी बढ़ाओ ना यार। वो तो यूनानी के हाथ में है, वो तो आयुर्वेद के हाथ में है, वो तो कुछ नेचुरल हर्ब्स के हाथ में है। और इन नेचुरल हर्ब्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको वापस बताना चाहेंगे कि कुछ चीजें जो L-आर्जिनिन की एफिशिएंसी बढ़ाएगी, ध्यान से सुनना, उसमें एक है आपका मुलेठी, लिकोरिस, ग्लिसराइजा ग्लैब्रा। दूसरी है मेथी, फेन्यूग्रिक। तीसरा है करक्यूमिन और चौथा है अश्वगंधा। पांचवा कवच बीज, कौच। आई रिपीट द थिंग्स, लिख लेना। पहला मुलेठी, ग्लिसराइजा ग्लैब्रा यानी लिकोरिस। दूसरा फेन्यूग्रिक, मेथी। तीसरा करक्यूमिन। चौथा अश्वगंधा और पांचवा कवच बीज। अब इन चीजों के प्रपोर्शंस भी लिख लीजिए कि अगर आप इसको देना चाहते हैं तो ये किस तरह से होना चाहिए, ताकि ये कॉम्बिनेशन अगर आप बनाकर दोगे। अब फिर ध्यान रखना कि कुछ दवा वाली कंपनियों पर डिपेंडेंट मत रहना इसके बारे में। इसके बारे में एक बात ध्यान से सुनना कि ये अगर आपको करना है तो आप अगर हकीम हैं, आप अगर वैद्य है, तो आप खुद इन चीजों को बनाकर लोगों को देने की कोशिश करें ताकि आप खुद उसको डिस्पेंस कर सके। प्रपोर्शन लिख लीजिए। अब ये प्रोपोर्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है? मुलेठी है यानी कि ग्लिसराइजा ग्लैब्रा है, इसमें नेचुरल स्टेरॉइड्स का प्रोपोर्शन इतना है कि भाई 1-1 चम्मच अगर आप मुलेठी की पाउडर रोज खाओगे तो वैसे वजन बढ़ेगा। तो इसका बैलेंसिंग और साथ में एब्जॉर्प्शन, इसको बढ़ाने के लिए जो फॉर्मुलेशन है उसको लिख लीजिए। ये भी मैं बनाकर बेच सकता हूं, लेकिन आई ट्रस्ट कि आप इस फॉर्मूले को लिख ले और उसको उपयोग करें। इनका एब्सॉर्प्शन और एफिकेसी बढ़ाने के लिए ले लीजिए 5 ग्राम ब्लैक पेपर, 5 ग्राम पाइपर लॉन्गम, पिपली जिसको कहते हैं, मुझे यूनानी नाम नहीं पता। 5 ग्राम काले मिरे यानी कि काली मिर्च यानी कि पेपर, ब्लैक पेपर। 5 ग्राम्स ऑफ लेंडी पिंपरी यानी कि लॉन्ग पेपर। 50 ग्राम्स ऑफ लिकोरिस, 50 grams of fenugreek, 100 grams ashwagandha and 100 grams कवच बीज। एक बार फिर से बताते हैं। ब्लैक पेपर 5 ग्राम्स, लॉन्ग पेपर 5 ग्राम्स, लिकोरिस 50 ग्राम्स, फेन्यूग्रिक 50 ग्राम्स, अश्वगंधा 100 ग्राम एंड कवच बीज 100 ग्राम। इन सब पाउडर्स को लेकर एकत्रित करके छान कर इसका मिश्रण बना लीजिए। और ये 1 चम्मच जब आप, अब इसको कहां कहां दोगे आप, ये आर्जिनिन प्लस का हमारा जो फॉर्मुलेशन हम बोलते हैं ना, क्वेरसिटिन के साथ में है, ग्लाइसिन के साथ में है, इन चीजों को आपको जब देना है तो ध्यान रहे कि इसको आप दोगे, कॉम्बिनेशन समझ लीजिए, इसको आप दोगे L-आर्जिनिन के साथ। और जब L-आर्जिनिन की बात होती है तो मेरे सभी भाइयों आप समझ लीजिए कि इसका डोज मात्र बहुत ज्यादा है। वही कैप्सूल में आप थोड़ा थोड़ा भर के दोगे तो काम नहीं करेगा रे, क्योंकि इसका डोज 1.5 ग्राम के ऊपर जब आप देते हो, यानी कम से कम तो 1.5 ग्राम देना पड़ेगा आपको। जब कम से कम 1.5 ग्राम दिन में दोगे तब कहीं जाकर आपको उसके
प्रॉपर इफेक्ट मिलने लगेंगे। एल-आर्जिनिन प्लस के कैप्सूल हम देंगे सुबह, दोपहर, शाम। लेकिन यार पीसीओएस में, आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, यूरिनरी टोन इंप्रूवमेंट में, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स में, पेरी पोस्ट मेनोपॉजल इफेक्ट में ये बहुत बढ़िया काम करेगा। लेकिन इसके बाद में मैं आपको डेंसा के बारे में भी बताने वाला हूं, जिसे हम इसके साथ में यूज करते हैं। वो कंसेप्ट पे आते हैं, लेकिन इसको पहले समझिए कि जब आप इन सब चीजों की ट्रीटमेंट करते हैं तो अब ट्रीटमेंट शेड्यूल कैसा होगा। आपने डाइट बता दिया, डाइट बताने के बाद अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो पाउडर आपने तैयार किया, इसमें एक चीज छूट गई है, और वो चीज है करक्यूमिन। ब्लैक पेपर 5 ग्राम, लॉन्ग पेपर 5 ग्राम, मुलेठी लिकोरिस 50 ग्राम, मेथी दाना 50 ग्राम, अश्वगंधा 100 ग्राम, कवच बीज 100 ग्राम, और उसके साथ में जरूर मिलाना हमारा जो एंटीऑक्सीडेंट मैक्स है, इसकी 30 कैप्सूल्स खोलकर इसमें मिला देना। अब ये आपका पूरा फॉर्मुलेशन तैयार हो गया, जिसे आप रिकमेंड करोगे। 1 चम्मच लेना है सुबह शाम, नहीं बस एक बार। सर एंटीऑक्सीडेंट्स कैप्सूल। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट मैक्स नाम ही उसका एंटीऑक्सीडेंट मैक्स है, जो करक्यूमिन के साथ में बाकी एंटीऑक्सीडेंट्स क्लब किए है। करक्यूमिन का वेट बता दीजिए सर। हाँ जी, करक्यूमिन का वेट। करक्यूमिन एक कैप्सूल में 500 मिलीग्राम। नहीं, इसमें मिलाना नहीं, इसकी बात कर रहा था, जो आपने फॉर्मूला मिलेगी टोटल एंटीऑक्सीडेंट इसमें जो मिलेगा, ये प्रोपोर्शन में 30 कैप्सूल्स मिलेगी खोलकर। 30 कैप्सूल्स मिलानी है। अरे सुपर फॉर्मुलेशन, ऐसा ना हो कि बाकी प्रैक्टिस बैठ जाए, लोग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए बस आपके पास कतार लगा कर आने लगे। सर डोज क्या रहेगी इसकी? इसका तो ठीक ही रहेगा वो सर। 1 टीस्पून इन द मॉर्निंग with 1 capsule of arginine. Arginine capsule to be taken 3 times. अब इसको प्रॉपरली लिखो। डाइटरी चेंजेस हमने क्या बताया, ये 10 पदार्थ खाने को बंद करने कहा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी ये सर कैप्सूल की सर आप बात कर रहे हैं मिलाने के लिए, इसको कैप्सूल को ना मिला के हम डायरेक्ट ही अगर इस पाउडर के साथ दे दें, एल-आर्जिनिन के साथ? नहीं 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 नहीं, ये देखिए फॉर्मुलेशन में एंटीऑक्सीडेंट्स जब इनके साथ मिलते हैं जी, तब वो ज्यादा बढ़िया काम करेंगे। मैं तो कैप्सूल आपको लिखवा देता था ना कि यार कैप्सूल खिला दो। जी जी, लेकिन ये फॉर्मुलेशन जब बनेगा तो अनबीटेबल फॉर्मुलेशन है ये, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट मैक्स में जो प्रोपोर्शन यूज किया है अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स का, दैट इज सुपर्ब कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन को मिला दो, और ये जो आपका फॉर्मुलेशन बन गया, अब ये तो आपकी स्पेशलिटी बन गई भाई। इसको बनाकर अब क्या क्या देखिए, जो हाई ग्लाइसेमिक पदार्थ है वो खाना कम कर दिया, आपके काबुली चने, बार्ली और ज्वार, बाजरी, ये 4 चीजों को डाइट में बढ़ाया तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का परिणाम मिला। तीसरा, दिन में 3 बार फाइबर क्रश पानी के साथ दिया तो वो ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन और रेजिस्टेंस की बात खत्म हुई। चौथा, ये पाउडर 1 चम्मच और एल-आर्जिनिन दिन में 3 बार, और इसके साथ अगर हम कुछ रिकमेंड करते हैं तो हर रात लेने के लिए मेलाटोनिन, जिसको भुलाया ही नहीं जा सकता। आ रही है बात ध्यान में आपके? जी सर। ये चीजों को अगर हम देखिए, मेलाटोनिन की जब बात हुई तो हम मेलाटोनिन पर क्यों बात कर रहे हैं, तो हमने पहले ही देखा कि पीसीओएस में या पेरी या पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स में, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में, प्रोस्टेट प्रॉब्लम में और यूरिनरी टोन के डिस्टरबेंसेस में, इन सब जगह पर एक हार्मोन जो इफेक्टिवली काम करता है वो है आपका मेलाटोनिन।
और जब आप मेलाटोनिन को इस तरह से इन्वॉल्व करोगे तो बेसिकली क्या होगा कि जो मूड स्विंग्स है और बाकी के प्रॉब्लम्स है और हीलिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ये रिजॉल्व होने लगेंगे और आपको पीसीओएस में जबरदस्त रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। इन चीजों को जब आप प्रैक्टिकली आपके डाइट शेड्यूल में इन्वॉल्व करोगे तब। सर मेलाटोनिन के नाम से ही है? मेलाजोन नाम से है। ओके। 3 मिलीग्राम विद ग्लाइसिन एंड अदर इंग्रेडिएंट्स, मेलाजोन नाम से है। अब इन चीजों को अगर हम देखिए, एक आपके पास अब गाइडलाइन तैयार होगी, इसके नोट्स भी बनाकर हम कल आपको दे देंगे, तो आपको फुल प्रूफ एक वर्कआउट सिस्टम मिलेगा कि डाइट में क्या चेंजेस बताए, उसके साथ में न्यूट्रिशनल सपोर्ट में क्या दे और हमारे आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन के सपोर्ट में क्या दे। अब इन चीजों का एक चार्ट बनाकर अगर आप तैयार करते हैं, सिर्फ इसमें एक बात मुझे और बतानी है कि अगर आप रात में एक डेंसा प्लस ऐड कर सके तो इन सब चीजों में एक ही सिस्टम चला ना भाई, पीसीओएस हो, पेरीपोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स हो, यूरिनरी ट्रैक्ट का टोन खराब हुआ हो, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, या फिर प्रोस्टेट की तकलीफ हो, इन सब में रेजिम वही चलेगा। और इसी रेजिम को अगर हम फॉलो करते हैं तो वी कैन गिव जबरदस्त रिजल्ट्स। सिर्फ एक चीज है, रात में एक डेंसा कैप्सूल जरूर ऐड कर दें। अब ये डेंसा क्या है, तो आज बहुत ज्यादा अपचन हो जाएगा अगर डेंसा भी आज सीखे तो, क्योंकि डेंसा का कंसेप्ट समझाने के लिए मुझे आपको बीटा सिटोस्टेरॉल क्या है, और वो एंटी एंड्रोजेनिक नहीं है तो एंड्रोजेंस की सेंसिटिविटी को कैसे कंट्रोल करता है, ये पूरा सिस्टम आपको बीटा सिटोस्टेरॉल का डेंसा वाला कंसेप्ट, और ये चीजें आपके हेयर फॉल को भी कैसे कम करेंगे, एक्ने पिंपल्स को भी कैसे कम करेंगे, इस पर बात करेंगे हम अगले हफ्ते, है ना। अभी आप लोगों के क्या क्या सवाल है इस सीक्वेंस से रिलेटेड, उस पर जरूर बात करते हैं। सर मेलाजोन की डोज बता दीजिए। मेलाजोन 3 मिलीग्राम है और उतना ही लेना चाहिए। सर कर्क्यूमिन कितना लेना है? कर्क्यूमिन 500 मिलीग्राम होना चाहिए। सर कर्क्यूमिन का अलग से कैप्सूल बनाना है ना, इसी में एंटीऑक्सीडेंट मैक्स केवल कर्क्यूमिन नहीं है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स। तो कर्क्यूमिन अलग से मिलाना है? नहीं, कर्क्यूमिन अलग से लेने की जरूरत ही नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट मैक्स भी अगले हफ्ते पढ़ा देता हूं आपको सब, कि कैसे इंग्रेडिएंट है और वो कैसे काम करता है। सर इसमें सबका कंफ्यूजन यही हो रहा है कि सबको ऐसा लग रहा है कि एक सिंगल कर्क्यूमिन जैसा सब सिंगल इंग्रेडिएंट्स है, ब्लैक पेपर, मुलेठी वगैरह, तो वैसा ही वे है क्या इनके लिए? नहीं, सर ये प्रॉब्लम नहीं क्लियर हो रही। एंटीऑक्सीडेंट वो मैक्स एक जो है, एंटीऑक्सीडेंट का कैप्सूल है, वो अब 25 ध्यान से वो सुनो। कैप्सूल इसमें मिलाना है, 30 कैप्सूल लेके ये पूरे फॉर्मुलेशन में मिलाना है, तब जाके ये पूरा फॉर्मुलेशन कंप्लीट होगा। हाँ, तो रफीक भाई आप जो बोल रहे हैं एकदम सही है। बात जी। ऐसी है कि देखिए, विटामिन ई आज भी फर्टिलिटी के लिए अगर एंटीऑक्सीडेंट्स देखते हैं तो आपका ग्लूटाथियोन, आपका रेस्वेराट्रॉल, आपका सेलेनियम, आपका विटामिन ए कुछ काम नहीं करता है। फाइनली विटामिन ई लेना ही पड़ता है। उस तरह से एक केवल कर्क्यूमिन की बात जब करते हैं तो गर्मी बहुत बढ़ा देता है यार। सफरा जिसको हम कहते हैं बहुत गर्म है कर्क्यूमिन का, और कर्क्यूमिन केवल डालेंगे तो उसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट मैक्स सिखाता हूं अगली बार पूरा, कि वो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी तो है लेकिन उसका सफरा जो है उस पर ध्यान देते हुए उसकी हीट कम कर डाली है। अब ये रोज खिलाने वाले हो तो ऐसा भी ना हो कि उनकी हीट बढ़ जाए शरीर की, इसलिए केवल कर्क्यूमिन यूज करना हम क्यों नहीं सजेस्ट करते। तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह केवल कर्क्यूमिन भी बनाया जा सकता था, लेकिन वो
हीट बहुत बढ़ाता है, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स के पूरे एक मिश्रण को इस तरह से बनाया गया है कि वो हीट इंक्रीज ना करे। आ गई बात ध्यान? बिल्कुल सर। और कुछ सवाल? अलादीन सर। सर गुड इवनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतने अच्छे से चीजों को समझाने के लिए। अरे आप जब बात करते तो कैमरा ऑन कर दीजिए ना यार, तो पता चलता है हम किसके साथ बात कर रहे हैं। लेकिन सर हम आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे LRG9 पे। हाँ अगर जी। आप इतने अच्छे होता है सर, मैं इसको करीब 2016-17 से काम कर रहा हूँ। इसमें एक चीज मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट मिले कोविड में सर। हमने एक स्टडी की को पूरा देखा, तो जिसमें ये था कि नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से जो वायरल का रेप्लिकेशन है वायरस का, वो उसको इनहिबिट करता है। तो जी, सर मुझे कोविड में बड़े अच्छे रिजल्ट मिले। मैंने कोविड very nice part which you have concluded. अब असद भाई एक बात देखना कि जो हम इम्यूनिटी के बारे में बात हमने छेड़ तो दी, लेकिन बात नहीं की उसमें। इसमें दो चीजें हम आपको बताना चाहेंगे। बहुत अच्छी बात आपने मुझे रिमाइंड कर दी, जो मेरे दिमाग से स्किप आउट हुई थी। एक तो ये बात थी कि इम्यून सपोर्ट यानी जो वायरल रेप्लिकेशन है इसको कम कराता है। इसकी दूसरी बात बताओ, बहुत अच्छे रिजल्ट, कोविड की रिकवरी जब बहुत ये अच्छी है। सेक्सुअली मल्टी पार्टनर एक्टिव लोग होते हैं ना, वो भी आर्जिनिन रेगुलर लेते हैं, तो उनमें भी वायरल इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। ये एक छुपी हुई बात है आर्जिनिन की, लेकिन वायरल रेप्लिकेशन को कम करने के लिए NO सपोर्ट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। वेरी नाइस थिंग। दूसरी बात, जब जख्म हो जाते हैं ना, तो यही नाइट्रिक ऑक्साइड हीलिंग का काम कर। अब देखिए, आर्जिनिन के साथ मैं जब करक्यूमिन और बाकी एंटीऑक्सीडेंट्स बोलता हूं, तो क्या होगा? जब हीलिंग की बात होगी तो ये करक्यूमिन केवल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम नहीं करेगा, तो इट विल आल्सो एक्ट एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड हीलिंग एजेंट। एग्जैक्टली सर। तो ये सब पूरे प्रॉब्लम्स में जहां पर भी यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस की भी बात है, वो भी कम होने लगती है ना? वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि अभी तक जो PCOS में और PCOD में आपने क्लियर करा है, तो जैसे अल्ट्रासाउंड नहीं कराते हैं और SSBG नहीं कराते हैं, इसके अलावा जैसे आपने दो चीज हमको बहुत अच्छी बताई कि एक तो थाई इनर थाई फैट बढ़ जाएगा, हाँ जी। दूसरा एब्डोमेन। इसके अलावा और क्या क्या सिम्टम्स लेके पेशेंट आएगा कि और वो उसको एकांथोसिस दिखता है आगे, जी एकांथोसिस दिखता है, गर्दन पर काला होने लगता है, जी जांघों में काला होता है सबसे ज्यादा, और जी अंडरआर्म्स में काला होता है। तो ये जो सिम्टम आप देखते हो, ये प्रोमिनेंटली दिखता है एकांथोसिस का जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है तब। और PCOS में ये कॉमनली देखने को मिलता है लड़कियों में, और जेंट्स में भी जब फर्टिलिटी की बात होती है तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस काफी हद तक काम करता है। यानी डार्कनिंग अंडर द डार्कनिंग इन इनर थाइज, जांघों में, अंडरआर्म्स में और नेक पर इज वेरी कॉमनली थिंग। सेकेंडली, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ता है तो यहाँ काला होने लगता है। जी जी। तो ये डार्कनिंग ऑन द टेम्पल्स is also one of the classic symptoms. एज तक ये मिल सकता है PCOS की कंप्लेंट किस एज तक आ सकती है लेडीज में ये? अरे ये तो पूरी रिजॉल्व हो सकती है, जी और सर। फर्टिलिटी में भी इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सर प्रीमेनोपॉज और मेनोपॉजल कंडीशन के साथ में भी हो सकता है PCOS? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, वहां PCOS से ज्यादा वहां वही एंड्रोजेनिक सिम्टम्स दिखते हैं। जी। तो ये जो रेजिम आज हमने तैयार किया, इट विल वर्क ऑन एवरीथिंग। ओके सर, जी थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आप लास्ट टाइम एंड्रो बैलेंस के बारे में भी बताए थे। हाँ जी, इसमें एंड्रो बैलेंस देखिए, अब तीन चीजें मुझे आपको बतानी है। एक है एंड्रो बैलेंस, एक है प्रोफेमी और एक है डेंसा। तो ये तीनों चीजें मैं अगले लेक्चर में कवर करता हूं, तब कहीं जाकर वो सिस्टम पूरी ध्यान में आएगी, और फिर उसमें आपको वेरिएशन बताने की कौन सी चीज कहां पर यूज करनी है। ओके सर, मेरा एक और क्वेश्चन सर। जी, आप मेलाजोन का 3 mg 15 डेज ऐसा बताए थे, 15 डेज 3 mg देना है, फिर 15 डेज उसको डबल करना है डोज।
नहीं, जब आप केवल मेलाटोनिन देते हैं तो इट इज एक्सेप्टेड, लेकिन जब ये पूरा सिस्टम फॉलो होगा तो ओनली 3 milligrams मेलाटोनिन विल बी इफेक्टिव, बिकॉज arginine will also support in melanin formation in our brain. तो 3 मिलीग्राम सफिशिएंट हो जाएंगे जब ये पूरा रेजिम फॉलो होगा। सर जो प्रीवियस रेजिम बताए थे आप मेलाटोनिन के बारे में, वो किस तो लिए? केवल मेलाटोनिन है। जब आप ये पेशेंट्स देखते हैं जो पीसीओएस के कारण अनस्टेबल हुए हैं मेंटली, जो बहुत चिड़चिड़ कर रहे हैं, जिन्होंने खुद के साथ दूसरों का जीना दुर्धर कर दिया है, ऐसे लोगों को ये मेलाटोनिन के डोजेस हेवियर देने पड़ते हैं। और बेसिकली ये और कहां पर लगेगा, देखिए मेलाटोनिन इंक्रीज कहां देना पड़ेगा, तो हम बात कर रहे थे पोस्ट मेनोपॉजल और पेरीमेनोपॉजल नॉन स्लीपिंग पेशेंट्स की, नींद ही नहीं आती उनको, इंसोम्निया बिकॉज ऑफ पेरीमेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स, वहां इट विल बी वेरी इफेक्टिव इन हायर डोजेस। ओके सर, थैंक यू। और कुछ? गुड इवनिंग सर। Good सर evening. फाइबर प्रश का जैसे आपने बताया कि वो वेट लॉस के लिए भी और गैस्ट्रिक इश्यूज के लिए भी, लेकिन अगर हम किसी में वेट लॉस नहीं चाहते हैं और गैस्ट्रिक इश्यूज के लिए हम दे रहे हैं तो इज इट सफिशिएंट? हरदम पीसीओएस में वेट गेन होगा ही ऐसे नहीं बोल सकते ना। आप कई बार देखते हैं कि दुबले पेशेंट्स में भी पीसीओएस देखा गया है। तो ऐसे जब दुबले पेशेंट्स में आप पीसीओएस देखते हैं, तब फिर से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना जरूरी है, और फाइबर प्रश इंसुलिन रेजिस्टेंस कम कराएगा। सर अगर पीसीओएस का पेशेंट नहीं हो, हम जर्नल गैस्ट्रिक इशू के लिए अगर हम पेशेंट को दें तो उसको भी दे सकते हैं, क्योंकि प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक और कॉन्स्टिपेशन रिलीविंग इफेक्ट तो निश्चित मिलेगा। तो वेट लॉस नहीं चाहिए उसमें अगर नहीं तो वेट लॉस की जरूरत नहीं है ना। देखिए वेट लॉस किस में होगा, तो जो मोटे हैं, जो दुबले हैं वो और दुबले नहीं हो सकते, उनका परफॉर्मेंस बढ़ेगा फाइबर्स के कारण। अगर आप फाइबर्स का पूरा मेटाबॉलिज्म देखते हैं तो यू नीड फाइबर्स फॉर बेटर हेल्थ, और ये वेट रिडक्शन मोटे लोगों में इज एडेड एडवांटेज। हाँ, लेकिन अगर बहुत दुबले लोग हैं और उनको 3-3 बार फाइबर प्रश दोगे तो उनकी भूख कम होगी, ये जरूर देखना। तो उनको दिन में, रात में 1 बार पर लेकर आइए। यस सर। सर एल-आर्जिनिन माइग्रेन पेशेंट में देने से प्रॉब्लम होगी सर? नहीं होगी। मैं एक पेशेंट को एल-आर्जिनिन दी थी सर, उनको हेडेक आया था, बढ़ गया था। नहीं, वो सिम्टोमेटिक हो सकता है कभी कभार जी, लेकिन माइग्रेन के अटैक आने के बाद कुछ भी नहीं लेना चाहिए। बट अदरवाइज जनरली तो हमने देखा है कि अगर आर्जिनिन सेंसिटिविटी एक आध माइग्रेन के पेशेंट में है तो ही, अन्यथा नहीं होगा। ओके सर। सर आपके प्रोडक्ट्स की लिस्ट मिल सकती है, और क्या डॉक्टर्स के लिए कंसेशन है कुछ? हाँ, देखिए what we are doing is we give 20% discount directly and 20% scheme, so directly you get total 40% discount on the products. गुड सर। सर अवेलेबिलिटी ऑर्डर डालिए, आपको कैसे भी अवेलेबल करा जरूर देंगे इंशाल्लाह सर। अलादीन सर के पास, बस आपके ऑर्डर जाए, है ना? ओके सर। जी।